तो ठीक रहेगा ना? हाँ, ठीक रहेगा, पढ़ लेते हो तो ठीक रहेगा, बट आपको एग्ज़ाम देने से पहले ओजस बोल रहे हो ना? ओजस? हाँ जी मैम। हाँ, तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले उन सबको एक बार लिख के ही जाना है घर में। अच्छा ठीक आप है अभी मैम। पढ़ लो, अभी आप पढ़ लो, बट जब आप कई बार क्या होता है ना हम पढ़ लेते हैं, बट लिखते टाइम उसका एक्सप्रेशन कितना लिखना चाहिए, 2 लाइन का आंसर होगा या 5 लाइन का आंसर होगा, ये वेरी करता है। तो अभी आप पढ़ लो और आपका जब फुल सिलेबस टेस्ट लूँगी ना मैं, तो आप मुझे बता देना हाँ, ये तो देखो ये तो चलता रहेगा हमारा। आप फुल सिलेबस के लिए सारे बच्चे जब से रेडी हो जाओगे ना, मैं फुल सिलेबस का टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूँगी। बीच-बीच में से हर हफ्ता 1 दे दो टेस्ट फुल सिलेबस का। तो उसमें क्या होगा ना थोड़ा बहुत आपको हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करना पड़ेगा सारे चैप्टर्स को। उसके बाद आप फुल सिलेबस में दे सकते हो। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि एकदम एंड की तरफ अभी से अगर 1-2 हल्के-हल्के से जैसे 15 दिन में एक बार फुल सिलेबस अगर आप देते रहोगे ना पैटर्न थोड़ा बन जाएगा आपका। उसके बाद ये तो चलता ही रहेगा रिविज़न, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने बात करी थी ना अनुराग, मैं अनुराग से मैं बात कर किससे कौन बताया था कि फुल सिलेबस 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट करेंगे, किसने कहा था? वो शायद किससे एंट्रेंस बात में हुई? हुई थी मैम। एंट्रेंस में मैम हुई वो थी नहीं अनुराग। यहाँ पे हाँ, सीबीएसई में भी मेरे ख्याल से बात हुई थी कि हम फुल सिलेबस लेंगे टाइप की कुछ बात तो हुई थी। हुँ? हम हर बात हुई। हाँ, अनुराग ने कहा था ना कि हम 1 हफ्ते के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं फुल सिलेबस टेस्ट हम रिवाइज़ करेंगे, बोला था ना अनुराग? यस मैम, हर संडे के लिए बोला था। हर संडे के लिए तुमने कहा था, बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो नहीं, अगर आप हर संडे देते तो बहुत अच्छी बात है। पेपर्स निकल जाएगा, जितना कहोगे उतना पेपर निकाल दूँगी मैं फुल सिलेबस का। बट थोड़ा तैयारी करने के बाद आप एक घर में भी प्लान बनाओ ना कि अरे, अरे मैं ये मतलब एक प्लान बना दो, मुझे चैप्टर्स खत्म करने हैं पूरा। थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लो। तो फुल सिलेबस दोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें जानोगे कि लिखते कैसे हैं चीज़ों को, कैसे लिखा जाता है। ठीक है? तो आप थोड़ा मुझे बता देना। आज है 3 फ़रवरी, एंट्रेंस का फुल सिलेबस मैं टेस्ट लूँगी 6th ऑफ फ़ेब से। मैंने बोल दिया है एंट्रेंस के बच्चे, आपका फुल सिलेबस टेस्ट चलेगा 6th ऑफ फ़ेब से। ठीक है? हमारी कल बात हुई थी, तो आप उससे पहले थोड़ा खत्म करो और सीबीएसई का भी टेस्ट आप मुझे बता देना कब तक आप चाहते हो सारे बच्चे। 7th ऑफ फ़ेब से स्टार्ट करें, 10th ऑफ फ़ेब से स्टार्ट करूँ मैं, फुल सिलेबस सीबीएसई का ये मुझे बता देना। बाकी मैम इस चलता संडे रहेगा। से स्टार्ट कर दो। संडे से स्टार्ट करा अनुराग पूरा प्रिपेयर्ड है? अच्छा संडे से स्टार्ट करेंगे, पूछ लो बाकी आपके दोस्तों से पूछ लो। अगर सारा हाँ रेडी है तो मैं ले लूँगी, क्या दिक्कत है? ठीक है? मैम और थोड़ा ऐसा ज़रूरी नहीं ओवरवेलमिंग कि हो जाएगा हमारे लिए तो, हुँ, नहीं क्योंकि करना मैम तो पड़ेगा ज़्यादा वैसे। हो जाएगा रिवाइज़ करने के लिए कुछ। हाँ, नहीं रिवाइज़ सुनो, फुल सिलेबस का मतलब ये नहीं कि पहले ही पेपर दे दोगे और फुल स्कोर करोगे। डोंट ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पहले ही पूरा एकदम तैयारी के साथ ही फर्स्ट पेपर दूँगा और सब कुछ सही रहेगा। हो सकता है गलत भी हो सकता है आपको उसमें से कुछ आ भी नहीं नहीं आएगा भी, ऐसा भी हो सकता है। उसमें डरने वाली बात नहीं है। आपको 1 थोड़ी देना है, आपको तो काफ़ी सारे फुल सिलेबस देने हैं। ठीक है? चलो एक काम करते हैं, अभी आप लोग थोड़ा घर में प्रिपेयर करो, मैं 10 से लूँगी। डन है? डन है? हाँ ओके मैम, मैम। सीबीएसई का तो ले सकते हैं 10 से, पर हाँ, एंट्रेंस 10 का से मैम स्टार्ट शुरू करते हैं। करना पड़ेगा 10 से संडे मैं से। स्टार्ट करूँगी फुल सिलेबस लेना स्टार्ट करूँगी और 6th ऑफ फ़ेब से हम स्टार्ट करेंगे फुल सिलेबस एंट्रेंस का स्टार्ट कर देंगे। आप लोग थोड़ा तैयारी करो। अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रही थी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है लोअरिंग ऑफ पीए नॉट माइनस पीए ध्यान रहे और रिलेटिव लोअरिंग है पीए नॉट माइनस पीए बाय पीए नॉट। पीए नॉट होता है ना? ये तो पता है ना? हाँ, पीए नॉट। ठीक है? तो ये है रिलेटिव लोअरिंग पीए नॉट माइनस पीए बाय पीए नॉट। और आप कल मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था रॉल्स लॉ में याद करो कि दिस पेपर ऑनलाइन के ऑफलाइन पूछ रही है इसने आगे बता दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितने आपने सोल्यूट ऐड करे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब कितना सोल्यूट आपने ऐड करा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो दिस इज इक्वल टू दिस ये है रिलेटिव लोअरिंग का आता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैं ऐसे लिख पा दूं कुछ और अच्छे से चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन दिस इज डन। रिलेटिव लोअरिंग में तो हम यही करते हैं रिलेटिव लोअरिंग का मतलब है आपको इनिशियल प्रेशर दे रखा जाएगा इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद का प्रेशर दे रखा जाएगा और आपको निकालना है कि कितने मोल सोल्यूट के आपने डाला है तो सिंपल इसी एक्सप्रेशन से आप निकाल इसके लिए शायद मुझे और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है यू कैन डू इट यू कैन डू इट मैं यहीं पे बता देती हूँ चलो सबसे पहला मेरा है रिलेटिव लोअरिंग
मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ भी छूट जाए इसमें। मैंने आपको क्या बताया, रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है, दिस लोअरिंग इज दिस, लोअरिंग इज दिस एंड रिलेटिव लोअरिंग इज दिस। ये लोअरिंग है, ये रिलेटिव लोअरिंग है एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे ए लिखा है बट यहाँ पे बी दिया है मैंने, क्लियर है। तो मैंने कितना सोल्यूट डाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोअरिंग कितना हुआ है, क्लियर है। अब इसको हम क्या लिखते हैं, NB बाई NA प्लस NB, है ना। XP इज इक्वल टू दिस। यूजुअली जो मेरा सॉल्यूशंस होता है डाइल्यूट होता है, मैंने कहा है आपको डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, NB को मैं नेगलेक्ट कर देती हूँ। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए NB को मैं नेगलेक्ट करती हूँ तो ये बन जाता है NB डिवाइडेड बाई NA, क्लियर है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा दिक्कत करता है, आप इसे सॉल्व करोगे ना फ्रैक्शन में आएगा अननेसेसरी, ठीक है। तो हम इसे क्लियर करने के लिए या इजी करने के लिए ऐसे लिखते हैं, बस आप सॉल्व करोगे जो आपको मिला है, जो नहीं है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तभी मैं बोलती हूँ ना कि आप क्वेश्चंस करो, डाउट है तो मुझे पूछो क्लास में, ठीक है। ओके, सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको लेके क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, क्लियर है। ओके अच्छा, अब हम चलते हैं कि इसके बाकी तो इसमें और कुछ क्वेश्चन इसी पोर्शन में ही दिया जाता है। अच्छा, ये जो रिलेटिव लोअरिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी। बी नॉन वोलेटाइल है, ए वोलेटाइल है और बी नॉन वोलेटाइल है, ध्यान रखना है आपको। ए वोलेटाइल है, बी नॉन वोलेटाइल है, बी वोलेटाइल नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मैं ये फॉर्मेट डाल के आगे बढ़ूंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज थोड़ा क्लास लेट स्टार्ट हुई तो मैं थोड़ा लेट तक चला सकती हूँ शायद, डन है, आप थोड़ा रुक सकते अच्छा हो। मामा, एंट्रेंस की क्लास होगी फिर रात में? होगी 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 होगी, बिल्कुल होगी। अमाइंस वाली होगी ना, हम जो पिछली क्लास करे हाँ, थे डॉक्टर हमारी ने। वाली होगी। और मैं प्लान कर रही हूँ 1-2 क्वेश्चंस 8 बजे आपको भेजूंगी, 1-2 या 3 मैक्सिमम, एक बार ट्राई कर लेना। अरे मैम 8 बजे भेजोगे? नहीं नहीं, 2-3 क्वेश्चन भेजूंगी, एक बार देख हाँ लेना। अच्छा ठीक है मैम। हाँ हाँ। ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मान लो मेरे पास एक लिक्विड पड़ा है, प्योर वोलाटाइल है, प्योर वोलाटाइल, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं, तो उसका प्रेशर कितना बनेगा, मैक्सिमम PA नॉट बनेगा, PA नॉट बनेगा, प्रेशर मैक्सिमम बनेगा। ये प्योर के लिए बोल रही हूँ, प्योर। एक लिक्विड पड़ा है मेरे पास A, प्योर A के लिए बोल रही हूँ मैं। अच्छा, उस टाइम उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो TB नॉट है, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, उस प्योर लिक्विड के अंदर पहले ये प्योर यहाँ पे पड़ा है, प्योर, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, खाली A है, तो ये उसका वेपर प्रेशर है और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था पहले। उसके बाद मैंने उसमें इम्प्योरिटी डाल दिया, मान लो इसके साथ मैंने B को डाल, और B जो है वो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब होगा क्या, जैसे ही B डालूंगी A का वेपर प्रेशर घटेगा ऊपर, क्योंकि B डिस्टर्ब करने आ चुका है यहाँ पे। तो मान लो आफ्टर एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा, ये जो है ये नीचे आ जाएगा, PA ये घट जाएगा। B को डालने के बाद A का प्रेशर यहाँ पे घट गया, पहले ज्यादा था फिर घट गया। जब ये घटेगा तो ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज इंक्रीज करेगा। आपको कल मैंने कहा था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, कहा था मैंने, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है, क्लियर है। तो जैसे प्रेशर घटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अभी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, पहले PA नॉट में TB नॉट था, जब ये प्रेशर घट गया इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब TB बढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है।
बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे नीचे जाते जाते बढ़ चुका है, तो टीबी ग्रेटर है, टीबी नॉट स्मॉलर है, तो कितना एलिवेशन हुआ? एलिवेशन हुआ टीबी माइनस टीबी नॉट। इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज करना, तो एलिवेशन कितना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? कितना है? टीबी माइनस टीबी नॉट। जो बड़ा है उससे छोटा को माइनस करोगे, टीबी माइनस टीबी नॉट। इसे हम कहते हैं डेल्टा टीबी कहते हैं। और मेरा रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज माय मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? इसे हम क्या करते हैं, सो दैट इंप्लाइज, हम क्या करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, एलिवेशन कितना हो गया, टीबी माइनस टीबी नॉट। अभी टीबी माइनस टीबी नॉट जो है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। हियर एम जो है ये मोलालिटी है, ध्यान रहे आप, this is molality of the solution, and you know, all of you know the expression for molality. So this is equal to, that implies delta TB is equal to Kf into molality. This is the proportionality constant है, Kf is the proportionality constant here. सबसे पहले हम थोड़ा Kf के बारे में भी जानेंगे, पर थोड़ा सा डेल्टा टीबी का एक्सप्रेशन आपको बता देती हूँ और आगे कैसे बढ़ाते हैं। डेल्टा टीबी इज द एलिवेशन, ठीक है। अच्छा, जिसमें कि टीबी क्या है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर अगर मैं कहूं तो, और टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट जो है। आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर आफ्टर दिस एडिशन ऑफ दिस इम्प्योरिटी, तो आपको टीबी निकालना है। आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछेंगे तो टीबी निकालनी है, अगर आपको एलिवेशन पूछेंगे तो डेल्टा टीबी निकालनी है। ये बच्चे थोड़ा गलत कर देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू दिस मोलालिटी, अब हम इसे क्या लिखेंगे, एंड Kf इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या कहते हैं उसको, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, या फिर से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको तीन नाम से जाना जाता है। ये वो काफी बार आ भी चुका है, व्हाट डू मीन बाय एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो दिस इज माय Kb ना, अंकित क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस, मैंने क्या किया? तुमने ये बताना नहीं चाहिए था मुझे, हाँ? बताना चाहिए था। बताना चाहिए था, हाँ बताना चाहिए था। क्यों अंकित ही क्यों बताएगा, बाकी बच्चे क्या कर रहे होगी। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, दिस केबी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और यू कैन कॉल इट एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हो, उसके बारे में आगे बताऊंगी। अब इधर इसको सॉल्व करते हैं। केबी का वैल्यू आपको मिला होगा, यूजुअली वाटर के लिए केबी का वैल्यू कितना होता है, केवी का वैल्यू कितना होता है वाटर के लिए, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है वाटर के लिए, ओके। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, मोलालिटी क्या है, WV जैसे आप निकालते हो डिवाइडेड बाय, आपका इसमें आ जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ गिवन रहता है मुझे यहाँ पे, और पूछा जाता है कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालो, ये पूछा जाता है, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सबसे बेस्ट यूज करा जाता है मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए। अब ये एमडी कितना हो जाए, एमडी को इस तरफ ले लो, it will be Kb divided by delta Tb into Wb divided by Wa into 1000, पूरे खाली एमडी को मैंने यहाँ पे ले लिया और डेल्टा टीबी को इस तरफ में नीचे ले आई। ये एक्सप्रेशन है मोलर मास निकालने के लिए यूज करा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड डेल्टा टीबी के फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं केबी के यूनिट के बारे में पूछा जाता है, हाउ विल यू फाइंड आउट द यूनिट फॉर केबी। अगर मैं यहाँ से कलेक्ट करूं तो केबी कितना हो जाएगा, केबी विल बी डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम, यहाँ से ले लो केबी इज इक्वल टू दिस बाय दिस हो जाएगा। अब यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल,
केल्विन केजी पर, हाँ केल्विन मोल पर केजी आएगा, ठीक है। बट जब हम इसे लिखेंगे प्रॉपर तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केल्विन केजी पर। क्लियर है? पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट फॉर केबी, केल्विन केजी पर। केल्विन है और मोलारिटी का होता है मोल पर केजी, तो ये ऊपर जाएगा फिर केल्विन केजी पर। तो आपको ये यूनिट पूछा जा सकता है एंड पूछ भी सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ध्यान रहे इसका 3 नाम होता है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट होता है। अब हम चलते हैं, ये वाटर के लिए आपको कलम कर लेना पड़ेगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ये वाटर का वैल्यू, वाटर हर एक सॉल्वेंट का केवी वैल्यू फिक्स्ड होता है, हर एक सॉल्वेंट का केवी वैल्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है। और सबके अलग अलग होते हैं सारे एक सॉल्वेंट का जो केवी वैल्यू है वो दूसरे सॉल्वेंट का नहीं होता है, वाटर का जो होगा बेंजीन का वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो केवी आपको मैंने बता दिया है, वाटर के लिए वैल्यू है, आप लर्न कर लेना। और बाकी कुछ कुछ भी है, पूरा चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट का केवी वैल्यू लेके, वैसे ये गिवन होता है न्यूमेरिकल। अच्छा, दूसरा आपको मैंने एंट्रेंस वाले बच्चों को, एंट्रेंस के आपको सीबीएसई को भी मैंने बताया था, केवी निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, केवी कैसे निकाला जाता है, किसी को याद है? किसी भी सॉल्वेंट का केवी की वैल्यू कैसे फाउंड आउट, कैसे निकाला जाता है? याद है कि नहीं है? केवी कैसे निकालते हैं आपको बता देती हूँ। केवी का वैल्यू है, ये बेसिकली इसके क्वेश्चंस एंट्रेंस में आते हैं, सीबीएसई में आज तक कभी इसका क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू आर इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कह सकते हो आप इसको। ये एंट्रेंस में क्वेश्चंस देते हैं आपको। आर का गैस कांस्टेंट का वैल्यू आप किसी में भी ले सकते हो, जूल कैलोरी किसमें भी ले सकते हो। ये टीबी नॉट का मतलब है प्योर वाला जो है आपको डालना है, स्क्वायर करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डालना है। आप वाटर का एक बार सारे वैल्यू डाल के चेक करना कि 0.52 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घर में ट्राई करो, फ्री अगर आप रहते हो, फ्री हो तो घर में ट्राई करो कि ये वैल्यू डाल के वाटर का 0.52 आ रहा है कि नहीं। So this is all about my elevation in boiling point. This all about. इसका एक ग्राफ भी होता है शायद, ग्राफ आप सबको पता है या बताओ? ग्राफ पता है तो ग्राफ तो लर्न करके भी आप लिख सकते हो। ग्राफ जो है, ग्राफ जो है आप खुद लर्न करो, जैसे मैंने आपको ग्राफ बताया था ना, उस तरीके से इसका एक ग्राफ होता है। किसका? आपका डेल्टा टीबी का। कर लोगे? ग्राफ बना लोगे बच्चे? इसी के नोट में है प्रॉपर ग्राफ बना हुआ, आपको मिलेगा। आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो मिल जाएगा आपको। प्रणव प्रणव ये ग्राफ बना लेगा। मानवी, बाकी बच्चों लोग के तो मैंने प्रॉपर बना के दिखाया था उस टाइम। जो नए बच्चे हैं, बना लोगे ना ग्राफ? बना लोगे? क्योंकि डायरेक्टली इसके साथ एक ग्राफ बना हुआ मिलेगा आपको, एक सॉल्वेंट वाला मिलेगा और एक आपको मिल जाएगा उसका क्या बोलते हैं, सोल्यूशन वाला मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करके दिखा देना है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। अच्छा, तुम्हारे पास मानवी अभी तक नोट्स नहीं पहुंचा ना? ठीक है, मैं आज भेजती हूँ। मैंने प्रणव को भेज दिया है शायद, मुझे लग रहा है। बट प्रणव, तुम्हें सारे नोट्स मिल गए प्रॉपर? काफी ज्यादा पेजेस हैं उसमें। गॉट इट ना? मैं मानवी और रितम को भी वही, उसे मैं रिसेंड कर दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, उसे रिसेंड कर दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, ग्रुप में डाल देती हूँ, जिन और भी किसी बच्चे को लेना हो तो नोट्स ले लेना, मैं उसे बस रिसेंड कर दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ना आप थोड़ा सा, आप कितना टाइम बचा है देखना इस सेशन के लिए? 10-15 मिनट है और तो ये खत्म कराएंगे और नेक्स्ट वाला है ना बेटा? 15 मिनट है? मैम उससे ज्यादा है। ज्यादा है? आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ।
आप ना यहाँ पे 2 मिनट रुको, अभी स्क्रीन से थोड़ा सा हट रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये आप सबने देख लिया है, आपको बता दें कैसे निकाला जाता है, क्या कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल होता है, जब हम आपको जब डाउट क्लियरिंग क्लास में दूंगी तो फिर बताऊंगी। चलते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में चलते हैं। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में ये ठीक है। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में बात वही है, बस थोड़ा मुझे वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखना पड़ता था, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो प्योर है, पीए नॉट है, तो मान लो उसका फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट है। अच्छा, तो इम्प्योरिटी डालने के बाद क्या हुआ, प्रेशर घट गया, पीए नॉट से पीए जो है वो घटा हुआ है। जब ये घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, प्रेशर घटेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर घटा, फ्रीजिंग पॉइंट भी घटा। ठीक है, अगर प्योर वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, प्योर वाटर, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर। प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर फ्रीज करेगा, मान लो मैं उसमें शुगर डाल दूंगी प्योर वाटर में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा या उससे घट जाएगा। प्योर वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं उसमें शुगर डाल दूंगी और डिसोल्यूशन पे ले लूंगी और उसके बाद अगर मैं उसको फ्रीज करूंगी तो क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। मतलब वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, ये माइनस माइनस में चला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, फिर 0 से और घट जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो अब हम चलते हैं कि ये है पहले टीएफ नॉट था और उसके बाद टीएफ हो गया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, यस, फ्रीजिंग। डिप्रेशन का मतलब घटना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होना मतलब पहले फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था और उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आते आते घट चुका है, इसका मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कितना डिप्रेशन हुआ है, कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, सो टीएफ नॉट माइनस टीएफ करेंगे, दिस इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। ठीक है, डिप्रेशन इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ। अब रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, डेल्टा टीएफ में ऊपर से लिखना, डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू अगेन मोलालिटी, सो दैट इंप्लाइज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलालिटी। तो सॉल्व हम कर सकते हैं, केएफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, वहां पे वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट था, यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। बस दिस इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं, वही है WB by MB into 1000 by WA। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ MB, अगर मुझे चाहिए मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको इस तरफ ले लो, डेल्टा TF को नीचे ले।
यूजुअली बोला जाता है क्वेश्चन में कि हाँ मोलर मास निकालो, ठीक है। ओके, तो आप इस तरीके से, और केएफ जो है, केएफ का वैल्यू कितना होता है मेरा वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल, वाटर के लिए। 10 मिनट है और बेटा, वाटर के लिए 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। बाकी बेंजीन है, टॉल्विन है, बाकी कितने सारे CCl4 है, काफी कितने सारे हमारे पास सॉल्वेंट पड़े हैं, सबके लिए वैल्यू अलग अलग होता है। क्लियर है? अच्छा, यहां से फिर आप केएफ भी निकाल सकते हो, डेल्टा टीएफ बाई मोलालिटी करके निकाल सकते हो। केएफ का वैल्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा टीएफ बाई मोलालिटी कर देना, यू विल गेट दिस। सेम यूनिट रहता है, केल्विन केजी पर मोल में रहता है। अब केएफ के लिए आपको और एक फॉर्मूला भी मैंने दिया था, जो कि यूजुअल एंट्रेंस का पोर्शन है, उसमें क्वेश्चंस देते हैं एंट्रेंस में। सीबीएसई में कभी आया नहीं है, बट एनसीईआरटी में फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में फॉर्मूला है। और अभी तक तो मैंने नहीं देखा है क्वेश्चन, नहीं तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस भी करा देती उसका, क्योंकि फॉर्मूला एनसीईआरटी में है डेफिनेटली। तो किसी का अगर किसी तरीके से अगर किसी ने सोचा कि नहीं इसका भी एक क्वेश्चन दे देते एनसीईआरटी में है, तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हो। अगर सारा खत्म हो गया डाउट वगैरह, तो मैं एक दो क्वेश्चंस करा दूंगी आपको, ठीक है। और कौन से हम फॉर्मूला यूज करते हैं केएफ के लिए, केएफ इज इक्वल टू आर इंटू टीएफ नॉट का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, हाँ, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में मेन पोर्शन में है या एंड में है, देखना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 1000 इंटू आपका है डेल्टा एच फ्यूजन, मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पे गिवन है। वहां पे वेपराइजेशन था, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, या फिर यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी आपको दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी सॉल्वेंट का केएफ वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सारे सॉल्वेंट का केएफ वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो दिस ऑल अबाउट माय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, इसका भी एक ग्राफ है, नोट में प्रॉपर पड़ा है, आप उसे कर लेना। अब मैं सीधे चलती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर में, देखते हैं कितना हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल से 5-7 मिनट बचा है। और किसी किसी को लिखना है या मैं रब करूं, बोलो। डन है? यस डन। तभी मैंने क्या बोला, व्हाट इज केएफ, केएफ को क्या कहते हैं, कौन कौन से नाम से जानते हैं केएफ को, किस नाम से हम जानते हैं केएफ को, क्या कहा जाता है, व्हाट इज केएफ? यस, अभी तो बताया, व्हाट इज केएफ? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप सबको पता है कि हम क्या लिखते हैं। बच्चे क्यों आ रहे हैं, मेरे को मैंने लिख दिया है मैसेज, ठीक है। ओके, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप क्या यूज करते हो, मान लो मैं दो सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे एसपीएम के थ्रू डाल दूंगी बीच में दोनों को, एक में सॉल्यूशन होगा और दूसरे में प्योर सॉल्वेंट होगा। ये प्योर सॉल्वेंट है और ये जो है ये इसी का सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूट के साथ आप सॉल्यूशन बना सकते हो। अब ये लोअर कंसंट्रेशन में है और डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया है, मतलब इसका हायर कंसंट्रेशन हो गया है, ठीक है। और आपको ये पता है जब प्योर सॉल्वेंट होता है उसका प्रेशर सबसे मैक्सिमम होता है, और जब मैं उसको सॉल्यूशन बना देती हूँ तो उसका प्रेशर घट जाता है। अभी आपको बताया मैंने, इम्प्यूरिटी डालने के बाद प्रेशर घटता है, बट प्रेशर इसका ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है, बट कंसंट्रेशन इसका कम है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। और हमारा लॉ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस क्या होता है कि जब ऐसे सेपरेशन पे रखा जाता है तो सॉल्वेंट साइड से सोल्यूट साइड की तरफ लिक्विड का फ्लो होता है, यहाँ पे पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन साइड में पास करते हैं, उल्टा नहीं है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में नहीं जाते हैं, सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है।
एंड व्हाट इज एसपीएम? एसपीएम का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दैट? ये एक ऐसा पोरस एक मेम्ब्रेन होता है जो कि खाली छोटे साइज के सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अलाउ करता है, सोल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है। तो इस यहां से यहां तक पास करेगा लिक्विड। दिस इज ऑस्मोसिस, ठीक है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? यहाँ पे आपको बता दिया ये मैक्सिमम प्रेशर होता है, PA0 प्योर वाला है, ये प्योर सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे प्रेशर घट चुका है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है इस साइड में कितना प्रेशर दूंगी। यहाँ पे प्रेशर घटा हुआ है ना, आपको पता है, ये इज लेस देन PA0 क्योंकि ये सॉल्यूशन वाला है ना, घट चुका है। तो यहाँ पे इस साइड सॉल्यूशन साइड में मैं कितना एक्स्ट्रा प्रेशर डालूंगी सो दैट ये फ्लो जो हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। फ्लो जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाएगा फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर किस तरफ देना पड़ेगा? सॉल्यूशन साइड में देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर। तो एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी supplied to the solution side so as to stop the solvent particles, ठीक है। इसे हम क्या लिखते हैं? pi v is equal to nRT लिखते हैं, where pi is the osmotic pressure, so pi is equal to nRT by v लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन के लिए। ये देखो PV is equal to nRT है, आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा है, PV is equal to nRT। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन को ही फॉलो करता है। pi v is equal to nRT, for pi is the osmotic pressure, ठीक है। ओके, ध्यान रहे R का जो वैल्यू है वो पाई की यूनिट को देख के रखा जाता है। अगर ये 80 में है तो R का वैल्यू डिफरेंट होगा, अगर बार में है तो इसका डिफरेंट वैल्यू रहेगा। तो इसको ध्यान देना है कि पाई की यूनिट के हिसाब से, प्रेशर के यूनिट के हिसाब से R के यूनिट को रखा जाता है। दूसरा ये नंबर ऑफ मोल्स है, वॉल्यूम को हमेशा लीटर में रखा जाता है। अगर पाई एटीएम या बार में है तो वॉल्यूम को लीटर में लिया जाता है। अगर मिलीलीटर है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करो और फिर लो आप उसे। एंड टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। तो इसके 2-3 क्वेश्चन जब आपको मैं करवाऊंगी क्लास में तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इस नंबर ऑफ मोल्स को और भी डिवाइड करके इसको मास बाय मोलर मास भी कर सकते हो, जिससे हम मोलर मास का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो पाई इज इक्वल टू एन को मैं लिखती हूँ WB बाई MB लिख देते हैं, इनटू RT बाई V ले लो आप, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने WB बाई MB। अगर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मांगा जाएगा तो आप ऐसे फॉर्मूले लेके इसको इस तरफ ले लो, पाई को नीचे ले लो और सॉल्व करके दिखा, ठीक है। हमें बस अगली क्लास आपको मुझे ये बताना है कि हम कैसे यूनिट चूज करते हैं, किस तरीके का यूनिट के लिए R के कैसे वैल्यू डालते हैं और V का वैल्यू कैसे, यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं। इसके 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां पे कि पाई को मैंने पास्कल में लिया है एनसीईआरटी ये क्वेश्चन। तो पास्कल में अगर पाई लेंगे तो V का यूनिट क्या होगा? यस, अगर पाई का वैल्यू पास्कल में रहेगा तो V का यूनिट क्या होगा? मेरे पास टाइम ऑफ होने वाला है, बताया था मैंने आपको। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर अगर पास्कल में होगा तो V का यूनिट क्या होगा? एनी वन ऑफ यू? कहा था मैंने कल? यस, कल ही मैंने आपको, कल या परसों मैंने आपको कहा था अगर ये पास्कल में है, पाई आपको दे दिया है पास्कल में, इसका ऐसा यूनिट। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सिंपली वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर वॉल्यूम? यस, आपने इतना पढ़ लिया। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर वॉल्यूम? इट इज मीटर क्यूब। अगर पाई पास्कल में है तो V हो जाएगा मीटर क्यूब में, आपको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। यस, आपको कोई भी पूछ लेंगे, नॉर्मल साइंस स्टूडेंट आपको बोल देंगे वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। वो तो हम लेते हैं लीटर मिलीमीटर वाला बात है। इसका भी एक क्वेश्चन है, मैं आपको करवाऊंगी। तो ऑल अबाउट में ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके बाद कुछ कुछ पॉइंट है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आपका वेंटा फैक्टर, ये मैं कमिंग क्लास आपको कराती हूँ, ठीक है। अब आपको मैं क्या करूंगी, अब होमवर्क फिर से अपलोड कर दूंगी, जो जहां तक मैंने पढ़ाया है उसका होमवर्क मैं अपलोड कर दूंगी आज। वो भी डन हो जाना चाहिए। आप लोग प्लीज डाउट पूछो बच्चे, आप बोलते तो सारा डन है तो थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ इतना आपने करा हुआ है, प्लीज आज सॉल्व कर लेना। ओके, सो दिस ऑल अबाउट। आगे फिर मैं कल आपको पढ़ाती हूँ आगे का जो है। हाँ ठीक है, छुट्टी करते हैं।